हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एग्रीकल्चर के इनपुट्स के बारे में पढ़ा था। इनपुट्स यानी कि लैंड के बारे में पढ़ा था, सीड्स के बारे में पढ़ा था, फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा था, इरिगेशन के बारे में पढ़ा था। उससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, सारे डेटा हम लोग ने पढ़े थे। आज हम लोग एग्रीकल्चर के आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। आउटपुट में जो वेयर हाउस हो गया और मंडीज हो गई, उन सब के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत क्या कर रहे हैं हम लोग एपीएमसी से। एपीएमसी माने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। इसका क्या मतलब है? देखिए, हम लोग इंडिपेंडेंट होने के बाद हम लोग के जमींदारी लॉज हटा दिए गए थे। सबको जमींदारी हट गई थी, भूदान मूवमेंट वगैरह चला था, लैंड सीलिंग वगैरह का आया था, लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, ताकि फार्मर्स के ऊपर से जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था कॉलोनियल टाइम में, उसको कम किया जा सके। तो बहुत तब भी होता था, इतने सारे मूवमेंट्स के बाद भी जो फार्मर्स होते थे उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। जो आसपास के जो क्या कहते हैं उसको, जैसे साहूकार टाइप के लोग हैं, जो थोड़े से जो लीडर्स बन रहते थे, तो वहां पे जबरदस्ती फार्मर्स का प्रोड्यूस लेके चले जाते थे, तो वो अपने मन के दाम पे बेच नहीं पाते थे। इस चीज को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट क्या लाई? एपीएमसी। एपीएमसी लॉज। आपको पता है एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो लॉ ला नहीं सकती, तो उसने एक मॉडल लॉ बनाया, एपीएमसी एक्ट, और उसके बेसिस पे बोला कि स्टेट्स को कि आप इसको देख के अपना एक्ट्स बनाइए, ताकि क्या हो कि फार्मर्स की जो सेलिंग हो रही है प्रोड्यूस की, वो सुरक्षित मतलब सही तरीके से हो सके, उनको अपने मन का दाम मिल सके, जितना वो चाहते हैं उतने पे दाम वो बेच सके। तो एपीएमसी लॉज क्या क्या रूल है? सबसे पहले, फर्स्ट सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन अकर ओनली एट द मार्केट यार्ड्स। मतलब आप पर्सनली जाके किसी से खरीद नहीं सकते अपना एग्रीकल्चर। अगर आपको चावल गेहूं खरीदना है तो कोई पर्सनली जाके फार्मर से सीधे नहीं खरीद सकता, उसको मंडी में ही पहले जाके बेचना पड़ेगा और वहां पे जो दाम मिल रहा है उससे खरीदना पड़ेगा। पर एपीएमसी की प्रॉब्लम क्या क्या थी, क्यों ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी? एपीएमसी की प्रॉब्लम थी कि जो एपीएमसी के ट्रस्टीज थे वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, कि अगर कोई उस जगह का एमएलए या एमपी है, पैसे के चक्कर में उन्होंने ये कर लिया कि हाँ, आप इतने दाम पे ही सब चीजें खरीदिएगा फार्मर से, तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो हो सकता है कि उसको किसान को सस्ते में ही अपना सामान बेचना पड़े। दूसरा, एपीएमसी ट्रस्टी थे, वो मैनेजरियल स्किल्स नहीं होती थी, कोई ट्रेनिंग नहीं है उनके पास। ठीक। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर था, कि अगर फार्मर्स अपने प्रोड्यूस लेके जा रहा है मंडी में, तो उसको रखने की भी तो जगह होनी चाहिए, वेयर हाउस होना चाहिए, वो भी नहीं है। ये सब प्रॉब्लम्स थी एपीएमसी की। ठीक। और लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज, वही चीज, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ठीक। वेस्ट ऑफ प्रोड्यूस इवन इन गुड मॉनसून ईयर, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद भी उनका जो भी उन्होंने लेके गए वहां पे वो रख नहीं पाए या बेच नहीं पाए जितने उनको बेचना था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाई एपीएमसी एक्ट 2003। ठीक। उसमें क्या था? इट अलाउज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड कोऑपरेटिव्स टू सेट अप देयर पैरेलल मार्केट्स एंड सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर। तो उसमें जो ये पीएमसी एक्ट आया था 2003 में, उसका ये था कि आप हम जो है सिर्फ सरकारी जो मंडीज है उनको नहीं, हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी अलाउ कर रहे हैं, कोऑपरेटिव्स को भी अलाउ कर रहे हैं कि आप अपनी मार्केट खोलिए, वहां पे फार्मर जाएं और अपना प्रोड्यूस वहां पे बेचें। ठीक। और इन्होंने कहा था कॉर्पोरेट कंपनीज जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे लेज है, पेप्सी है, जो भी जो फूड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनको भी कहा था कि आप फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इंगेज हो सकते हैं और डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं फार्म गेट से। मतलब जैसे एक एग्जांपल आया था, केस आया था कि लेज में जो आलू होता है लेज चिप्स वाला, तो उसके लिए अगर आलू एक अलग तरह का आलू होता है, वो सब जगह नहीं मिलता, उसके सीड्स अलग होते हैं। तो क्या करते हैं, लेज की कंपनी आई फार्मर्स के पास इंडिया के, कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, इनपुट्स दे रहे हैं, आप बस इतना हमें प्रोड्यूस दीजिएगा। हम पहले से ही बता रहे हैं कि हम आपको इतने पैसे से में खरीद भी लेंगे वो चीज, ये नहीं कि बाद में मुकर गए, पहले से सबको सेट होता है। डायरेक्टली आपने इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आपने कॉन्ट्रैक्ट में बांध दिया, अब फार्मर वो हो जाता है कि उसको वही मतलब आलू उसको बनाना है और उन्हीं को बेचना है जिनसे वो कॉन्ट्रैक्ट में था। तो ये सारी चीजें एपीएमसी एक्ट में सरकार ने अलाउ कर दी थी। ठीक। ये हो गया एपीएमसी का। उसी से रिलेटेड 3 फार्म लॉज आए थे, उसका हम लोग डिटेल नहीं पढ़ेंगे, पर देख लेते हैं कि क्या क्या थे। 3 फार्म लॉज थे, लेकिन वो रिपील हो गए थे जब धरना पे बैठे थे फार्मर्स लोग। तो पहला था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस या एक्ट 2020। इसमें स्टेट एपीएमसी एक्ट को रिफॉर्म करने की बात करी गई थी। गिव फैसिलिटी टू फार्मर्स टू सेल इट टू पीपल ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड एपीएमसी। इसी वजह से इसका वो विरोध भी हो रहा था कि आप आउटसाइड एपीएमसी ना अलाउ करिए फार्मर्स को, एपीएमसी में ही बेचने दीजिए। ठीक। दूसरा था
Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price, Assurance and Farm Services Ordinances Act. ये भी contract farming agriculture means an advance agreement between farmers and buyers again एजेंट बिफोर द प्रोडक्शन। तो ये भी एक था कि इसमें भी मतलब उन लोग को विरोध था। और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, मतलब ये पता रहे कि ये 3 एक्ट्स फार्म लॉ से जो रिपील हुए थे। एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट भी था 2020 का, टू हेल्प फूड प्रोसेसिंग कंपनीज इन स्टॉक लिमिट्स, ये सब था। ठीक, उसके बाद आया तीसरी चीज है ई नाम। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ई नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। क्या है ये? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की स्कीम है, 2016 में आई थी। और उसी के अंडर में एक स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम है, इसी ने बनाया था ई नाम। 100% सेंट्रली फंडेड है। ठीक है, इसका क्या था? इसका एम क्या था? इट वांटेड टू कनेक्ट 580 प्लस एपीएमसी मंडीज अक्रॉस इंडिया थ्रू अ वेब पोर्टल, इंट्रा एंड इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटीज। तो जितनी भी ऑल ओवर इंडिया एपीएमसी मंडीज थी, हर स्टेट में एपीएमसी मंडी है, हर डिस्ट्रिक्ट में एपीएमसी मंडी है, उन सारी मंडीज को ऑनलाइन आप कनेक्ट कर दीजिए। तो उस पे जो है फार्मर्स अपना प्रोड्यूस सेल और बेच सकते हैं आराम से। ठीक, गवर्नमेंट क्या करती है? एक तो सॉफ्टवेयर जो है ई नाम का वो फ्री प्रोवाइड कर रही है, और 75 लाख पर एपीएमसी मंडी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हर एपीएमसी मंडी पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, उसके लिए 75 लाख कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। ये ई नाम के अंडर में ही आ रहा है। बजट 2020 में क्या बात हुई थी कि हम लोगों ने निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट की बात करी थी। क्या था ई नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट? क्या था कि अगर कोई वेयर हाउस है और जो फार्मर उसमें अपना सामान, जैसे गोडाउन है, उसमें अपना सामान रखना चाहता है क्योंकि अभी बिक नहीं रहा है उसका, जैसे सब उसको 100 रुपए में बेचना है, पर वहां मंडी में 90 रुपए में लोग ले रहे हैं, तो कहेगा कि नहीं ठीक है, जब दाम बढ़ेंगे तब हम बेचेंगे, तब तक उसको सामान कहीं रखना पड़ेगा ना, लेके तो जा नहीं सकता वापस। तो वो वेयर हाउस में रखेगा सामान, और उसके बदले में उसको रिसीट मिलेगी, NWR यानी कि नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट। उस रिसीट को वो लोन अगर उसको बैंक में लेना है तो वो रिसीट को एज अ मॉर्टगेज रख सकता है और उसको लोन मिल जाएगा। तो वो जो सुविधा थी उसको हम लोग किसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं? ई नाम से। ठीक, विल हेल्प मर्चेंट्स बाय ENWR फ्रॉम ई नाम पोर्टल। तो जो भी मर्चेंट्स हैं, अगर उनको ये भी खरीदना है, जैसे उनको जैसे हमें है, हमें गोडाउन से पता है कि हमें 50 किलो हमें चावल लेना है, तो हम वहां जाने से पहले सीधा हम यहीं से ई नाम पे, हमें पोर्टल में पता है कि ये रिसीट है, वहां पे रिसीट ले ली, ई रिसीट वहां जाके दिखाई, हमें सामान मिल गया। तो ये हो गया ई नाम का। इतनी चीजें, ये भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ई नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट क्या इससे इंटीग्रेटेड है? तो यस है, 2020 के बजट में इसको कर दिया गया था। अब ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट क्या है, यानी कि ग्राम्स। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री 2018, नाबार्ड फंड फॉर एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो क्या है ये? नाबार्ड का एक फंड है, किसके लिए? एग्रीकल्चरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक, ग्रामीण हाट्स, जो भी लोकल बॉडीज, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और कोऑपरेटिव्स, जितने भी ये जो लोकल बॉडीज, जो भी ग्रामीण हाट्स लगती नहीं है जहाँ पे लोग सामान बेचते हैं अपने जाके, तो जो भी हाट्स हैं, जो कौन ओन कर रहा है? या तो लोकल बॉडीज कर रही हैं, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का, या कोऑपरेटिव्स हैं, उन सब के लिए ये एग्रीकल्चरल मार्केट है। ठीक, या एपीएमसी में भी लोग अपना जाते प्रोड्यूस लेके, और प्राइवेट सेक्टर। ये ग्रामीण हाट हमारे यहाँ 22,000 से ज्यादा है, मतलब लगभग 22,000 है। तो हमें क्या करना है? बजट 2018 में क्या बोला गया? जो हार्ट्स हैं उन्हीं को अपग्रेड करके ग्राम बना देना है। ठीक, और जो ग्राम्स है उसको ई नाम से कनेक्ट कर देना है। ठीक, तो ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो क्या है? एक अपग्रेडेड वर्जन है हार्ट्स का, और उसी को लिंक भी कर देना हमको ई नाम से। तो जो भी हार्ट्स पे जो लोग बेच रहे हैं वो ऑनलाइन भी उसको बेच सकते हैं। तो ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक हमने ई नाम से जोड़ दिया। सो डायरेक्टली फार्मर्स कैन डायरेक्टली सेल फ्रॉम नियर बाई हार्ट इंस्टेड ऑफ एपीएमसी मंडीज। एक डिस्ट्रिक्ट में एक मंडी है, हो सकता है उसके एरिया से दूर हो, तो वो सीधे हार्ट, जो कि अब ग्राम बन गया है, वहां पे जाके भी बेच सकता है, वो सीधा ई नाम से कनेक्टेड है। फिर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी आई थी 2018 में, वो एक कॉमर्स मिनिस्ट्री लाई थी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक, उसके बाद एग्रीकल्चर सेलिंग फार्मर्स इनकम, SAS सर्वे हुआ था, फार्मर्स इनकम का सर्वे करा था। SAS मतलब सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स। इसने किया किसने था? मॉस्पी ने, जो मॉस्पी मिनिस्ट्री है उसने के NSO में, MSO मॉस्पी के अंडर में NSO आता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया को जो जोड़ के NSO बना था, नेशनल सैंपल
नेशनल सर्वे और ऐसे ही कुछ है ना, फुल फॉर्म है। तो सर्वे हुआ था 2019 में, रिपोर्ट आई 2021 में। एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड जो मंथली इनकम है वो बढ़ गई है इस सर्वे के अनुसार। कितनी हो गई है? 6,426 से बढ़कर हो गई है 10,218। ठीक। मेघालय में सबसे ज्यादा है 29,348, और जितने भी ये स्टेट्स हैं सबसे कम इधर वेस्ट बंगाल में है। मतलब ये सैंपल के हिसाब से है, जो सैंपल सर्वे जो लिया गया था। लैंड फ्रेगमेंटेशन बढ़ा है इस रिपोर्ट के हिसाब से। एवरेज फार्म साइज कम हुआ है 0.725 हेक्टेयर 2003 में जितना रहता था एवरेज एक फार्मर के पास, अब कितना रह गया है? 0.512 हेक्टेयर्स 2019। ये लोग जब पावर्टी पढ़ रहे थे तब भी उन्होंने बताया था कि गरीबी बढ़ रही है, क्योंकि एक ये भी है कि लैंड जो फार्म साइज है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लैंड फ्रेगमेंटेशन बढ़ रहा है, तो इस वजह से। तो एवरेज अगर किसी के पास लैंड है वो 1 हेक्टेयर भी नहीं है, 0.512 हेक्टेयर्स है। अब सरकार ने इनकम सपोर्ट अगर किसी फार्मर को देना है तो क्या किया उसके लिए? तो नाबार्ड का है ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे। किसका है? नाबार्ड का। 21 करोड़ रूरल हाउस होल्ड जो हमारे यहाँ टोटल है, 21 करोड़ फैमिलीज जो हैं वो रूरल एरिया में रह रही हैं। उन्हीं में से 10 करोड़ जो हैं वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं। ठीक। लेकिन उन जो एग्रीकल्चरल फैमिलीज हैं जो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, उनकी सैलरी इतनी नहीं है कि वो कुछ और कर पाए। उनकी हार्डली 10,000 महीना भी वो नहीं कमा पा रहे हैं, जबकि कितना ज्यादा एरिया, मतलब 21 करोड़ में से 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर में हैं, उसके बाद भी पूरी तरह से डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में, उसके बाद भी 10,000 रुपए महीने भी नहीं कमा पा रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2018 का कहना था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, जो हम लोग की सैलरी जो इनकम इतनी कम है, इनकम डिक्रीज जो होगी वो 15 से 18% और कम होगी इरिगेटेड फार्म के लिए। और जहाँ पे इरिगेशन नहीं है, जो पूरी तरह से मानसून पे डिपेंडेंट है, वहां पे 20 से 25% इसमें गिरावट आएगी क्लाइमेट चेंज की वजह से। इनकम डबल करने का हम लोग का टारगेट था कब तक? 2022-23 तक कि फार्मर इनकम हम लोग डबल करेंगे। बेस ईयर को माना था क्या? 2015-16 को बेस ईयर माना था कि 2015-16 में जितनी भी इनकम है फार्मर की उससे डबल करके हम लोग 22-23 में ले जाएंगे। लेकिन उसको होने के लिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको 10% एनुअली ग्रो करना पड़ेगा, जबकि हो कितना रहा है? 5%। ठीक। इतना हो गया। अब आई एमएसपी की बारी। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक। तो एपीएमसी एक्ट के अंडर में पहला सेल हमें पता है कि एपीएमसी एक्ट के अनुसार कोई भी किसान का जो खेती से जो भी सामान हुआ उसको पहले कहाँ जाना चाहिए सेल होने के लिए? एपीएमसी मंडी ओनली। कहीं आप इंडिविजुअली जाके पर्सनली जाके नहीं बेच सकते। लेकिन बट फार्मर्स मे नॉट गेट रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। आप मंडी में आप बात हैं कि आपको जाना है, पर हो सकता है आपको अपने मनचाहा प्राइस ना मिले वहां पे। क्यों? कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो सप्लाई का प्राइस गिर जाता है, सप्लाई ज्यादा हुई तो प्राइस गिर गया। दूसरा कार्टेलाइजेशन। कार्टेलाइजेशन मतलब क्या? अगर एक मंडी में 10 आपके बायर्स हैं तो वो लोग एक कार्टेल बना लेते हैं कि हम सब इतने दाम से नीचे तो हम नहीं लेंगे या इससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो ये प्रॉब्लम होती है कार्टेलाइजेशन की। और एक होती है, और ये चीज ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो कंट्रीज है हमारी, उसमें भी ये चीज होती है कि अगर पूरी दुनिया में ऑयल बेचा जा रहा है तो वो लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, कार्टेल बना लेते हैं कि हम इससे ज्यादा तो नहीं देंगे पैसे। तो ये दो प्रॉब्लम्स होती हैं कि फार्मर्स को मन चाहा प्राइस नहीं मिलता है। तो क्या करते हैं? तो सो टू प्रोटेक्ट देम गवर्नमेंट अनाउंसेस एमएसपी बिफोर द सोइंग सीजन। ये नहीं कि जब खेती की जब जो उन्होंने बोया है वो हार्वेस्ट हो गया उसके बाद बता रहे हैं। बोने से पहले बिफोर ईच क्रॉप सोइंग सीजन वो बता देते हैं कि हम इतने दाम पे आपसे सामान लेंगे। ठीक। एमएसपी कितने क्रॉप्स को कवर करती है? 22 क्रॉप्स को। और एक होता है शुगर केन, उस पे मिलती है एफआरपी, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक। तो ये दोनों चीजें, और ये एक इसका अलग सिस्टम होता है। एफआरपी जो होता है वो शुगर मिल्स देती है, ना कि डायरेक्टली सरकार देती है। मतलब जैसे अगर एक शुगर मिल है और एक यहाँ पे एक फार्मर है जो शुगर केन उगाया है उसने, तो वो जाके उसको बेचेगा, तो इस पे जो एफआरपी है वो ये शुगर मिल ही इसको देगी। सरकार से शुगर मिल को मिलेगा, शुगर मिल फार्मर्स को देगी। यहाँ पे डायरेक्टली मिलता है सरकार से एफआर उसमें। अब खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, इसको याद करने का तरीका, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो खरीफ क्रॉप 14 खरीफ क्रॉप्स हैं। ठीक। और समर या मानसून में उगाई जाती है।
तो इसको याद करने का एक तरीका ये हो सकता है, ग्रुपिंग बना ले। अगर एक तो हम लोग को पता है पैडी और व्हीट में किसी को कंफ्यूजन नहीं है, व्हीट रबी क्रॉप है पता है, बची कौन पैडी, तो ये हो गई पैडी। खरीफ क्रॉप की बात कर रहे हैं, 3 तरह की दाल होती हैं, अरहर, मूंग और उड़द। ठीक, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट ऐसे मुआ, तो जो है मूंग, अरहर और उड़द, ये याद हो गया। उसके बाद ज्वार, बाजरा, रागी हम लोग एक साथ ही बोलते हैं हमेशा, ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक, उसके बाद 3 एस है, एस क्यूब, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमे। ये क्योंकि आपसे लिखने के लिए नहीं पूछेगा, ये दे देगा, वो पूछेगा कि कौन कौन सी खरीफ है या कौन कौन सी रबी है, यूपीएससी में भी और स्टेट पीसीएस में भी। एस क्यूब हो गया, ये हो गया इधर आपके 3 दालें, और एक हो गया ज्वार, बाजरा, रागी, और नाइजर सीड और कॉटन, ये एक साथ हो गया। इसकी हमने एक ट्रिक बनाई थी, एक सेकंड। हाँ, एक ये बचा ना, ये ग्राउंड नट इन शेल, और ये सीएनजी, कॉटन, नाइजर सीड और ग्राउंड नट, ये सीएनजी, एस क्यूब, 3 दालें, ज्वार, बाजरा, रागी, पैडी हम लोग को पता है, एक बचा मेज, ये खरीफ। हाँ हाँ, तो ये हो गए आपकी खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, याद हो जाएगा, बताइए फिर से। गाइस यहाँ बच्चे भी हमारे जो पढ़ रहे हैं, बताइए कौन कौन सी खरीफ क्रॉप्स हैं, कितनी है? 14 खरीफ क्रॉप्स हैं, क्योंकि याद नहीं होता है। समर क्रॉप्स होती हैं, ठीक, मॉनसून डिपेंडेंट होती हैं। पहली कौन सी हो गई? पैडी, दूसरी हो गई ज्वार, बाजरा, रागी, ये हो गई मेज। ठीक, उसके बाद कौन सी हुई मेकअप आर्टिस्ट? कौन सी? मूंग, उड़द, अरहर। फिर आई एस क्यूब, सेसमे, सनफ्लावर, सैफ्लावर नहीं है इसमें, सनफ्लावर और सोयाबीन। कितनी बची? 3 और बची। सीएनजी, क्या है? कॉटन, नाइजर सीड, ग्राउंडनट। हो गई खरीफ क्रॉप्स याद? ठीक, तो ये हो गया आपका खरीफ क्रॉप। इसी में जो ज्वार है आपका, उसी को सोरगम भी कहते हैं। ये ज्वार को ही सोरगम कहते हैं। तो आपकी 14 क्रॉप्स जो खरीफ क्रॉप्स है वो ये हैं। याद हो गई सबको? ठीक, अब आई रबी। रबी क्रॉप्स में क्या है, हम लोग को ये पता है, एक तो ये विंटर में व्हीट है। रबी क्रॉप्स होती है, एक तो व्हीट पता है हम लोग को, और इसमें भी हमने कोई ट्रिक बनाई थी पर अभी इसमें लिखी नहीं है। ठीक है, तो बची हुई जो है, जो 6 है, अब ये भी हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन आता है यूपीएससी 2020 में शायद कि एरिका नट, टर्मरिक और ये सब पूछा गया था, उसमें कहा था किस पे एमएसपी मिलती है। जब पढ़ लेंगे इतना तो इतना तो पता रहेगा कि हाँ, ये तो नहीं था कि रबी में रहा होगा। एक तो गया बार्ले और एक हो गया ग्राम। ठंडक की क्रॉप्स है, ग्राम को गर्म भी सोच सकते हैं, तो ठंडक में गर्म चीज, ग्राम, बार्ले, मसूर, रेपसीड और सेफ्लार। एक और चीज विंटर में जो होता है, विंटर के बाद आता है ना स्प्रिंग सीजन, तो नहीं मतलब स्प्रिंग सीजन आता है ना विंटर के बाद, तो सीड आएगा, उसके बाद फ्लावर आएगा विंटर्स के बाद। तो ऐसे याद कर लीजिए रेप सीड और सैफ्लावर, ये भी विंटर की यानी कि रबी क्रॉप है। एक बची मसूर, जो मेकअप आर्टिस्ट वाली को छोड़ के एक जो एम बच रहा है वो मसूर रबी क्रॉप है। और
वीट हमें पता रहती है, और बार्ले और ग्राम, ठीक, याद हो जाएगा। इतनी हो गई आपकी रबी क्रॉप। और 3 होती हैं कैश क्रॉप्स, जिसपे क्या मिलता है, उसपे भी मिलता है ये जूट, कोपरा और शुगर केन। तो हो गई आपकी टोटल 22 थी, एक थी शुगर केन, टोटल 23, 14 खरीफ क्रॉप, 6 रबी क्रॉप 20, और 3 23 क्रॉप्स, 22 + 1 23। तो ये हो गई। तो जूट, कोपरा और शुगर केन, इन सब पे एफआरपी मिलता है, ठीक। उसके बाद कोपरा यानी कि कोकोनट होता है। एमएसपी टोरिया जो एक ऑयल सीड क्रॉप है, इस पे भी एमएसपी देती है सरकार। वो जो है रेपसीड और मस्टर्ड के जो एमएसपी है उस पे डिपेंड करता है, जितना इन लोग का एमएसपी होता है उतना इसका भी एमएसपी होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद एमएसपी कंप्यूट कैसे किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एमएसपी बनाया कैलकुलेट कैसे करती है सरकार। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ठीक, उसके अंडर है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसे सीएसीपी कहते हैं, ठीक। ये रिकमेंड करती है एमएसपी और एफआरपी को। किसको जाता है फिर ये, सीसीईए। सीसीईए मतलब कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक। तो कैबिनेट, ये हो गया 2 बॉडीज हो गई एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आया सीएसीपी, उसने रिकमेंड किया एमएसपी और एफआरपी कि हमें समझ लीजिए 100 रुपए एमएसपी ये है और ये 20 रुपए, जो भी एग्जाम्पल। इसने किया, सीएससीपी ने किया सीसीईए को, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। चेयर कौन करता है इसको, पीएम, चेयर्ड बाय पीएम। यही अप्रूव करते हैं और यही अनाउंस करते हैं एमएसपी हमारा, ठीक। अब मेथड के लिए ये एक फॉर्मूला होता है कि A2 + FL इंटू 1.5 इज इक्वल टू एमएसपी। A2 क्या होता है, एक्चुअल कॉस्ट, जो भी फार्मर्स की लागत लगी है वो हो गई एक्चुअल कॉस्ट, उसने सीड्स खरीदे, फर्टिलाइजर खरीदा, जो भी, वो हो गया एक्चुअल कॉस्ट। FL होता है इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ अनपेड फैमिली मेंबर, मतलब ऐसी जैसे अगर कोई फैमिली मेंबर वहां पे आपको खेती कर रहा है, तो आप उसको तो सैलरी दोगे नहीं, वेजेस तो दोगे नहीं, पर उसने मेहनत करी, उसकी भी कॉस्ट कुछ होगी, अगर वो कहीं और करता तो वो भी जोड़ा जाती है, वो भी जोड़ा जाता है। उसके बाद उसी को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, जो आया वो हो गया एमएसपी। तो ये होता है, कोशिश यही होती है कि एमएसपी जो है वो 50% ज्यादा हो जितना उसका कॉस्ट लगी हुई है, ठीक है। तो फ्रॉम 2018 बजट ऑनवर्ड्स ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। इससे पहले एक और फॉर्मूला था, वो नहीं हम बता रहे हैं। उसके बाद ये फाइनल यही है कि इसी पे एमएसपी जोड़ा जाता है। तो एमएसपी हमेशा कॉस्ट प्राइस जितना भी उससे 50% ज्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं एमएसपी हमारे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हमें पता ही है, जो हमने फॉर्मूला में देखा, A2 और FL। दूसरा है डिमांड एंड सप्लाई पे भी, अगर किसी, जैसे अगर मसूर की डिमांड ज्यादा है तो उस पर एमएसपी सरकार ज्यादा देगी, ठीक, उसके या कम देगी। उसके बाद प्राइस ट्रेंड क्या चल रहा है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में, ये भी दिखाता है कि हमें एमएसपी कैसे डिसाइड करना है। इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, ये भी फैक्टर होता होगा। और जो है इंश्योरिंग रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड वाटर, तो हमें ये भी देखना है कि लैंड और वाटर का रैशनल यूज हो रहा है। ऐसा ना हो कि हम जैसे अगर ट्यूबवेल पे सब्सिडी मिल रही है, तो जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे शुगर केन है या राइस है, ये वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स नहीं होती हैं। इनमें 1 केजी अगर आपको राइस उगाना है तो उसके लिए 5 से 6,000 लीटर पानी लगता है। तो वो चीज़ भी देखते हुए कि हमें ऐसी क्रॉप्स पे एमएसपी इतनी ज़्यादा नहीं देनी है जिसकी वजह से हमारा रैशनल यूटिलाइजेशन ना हो रहा हो लैंड या वाटर का। ये भी फैक्टर देखा जाता है। एमएसपी इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स, कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एमएसपी का, वो देखा जाता है। और टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, तो ये सारी चीजें हैं जिससे एमएसपी हमारा डिसाइड होता है। ये भी क्वेश्चन आया था कि क्या सिर्फ एमएसपी जो क्रॉपिंग सीजन चल रहा है उसके हिसाब से होता है कि और भी फैक्टर्स होते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स, इंटरनेशनल मार्केट भी देखा जाता है एमएसपी काउंट करने से पहले, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे 2022 में क्या बताया गया कि हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है। देखिए, एमएसपी होती तो 24 चीजों पे है, 23 चीजों पे दी जाती है, पर कहा जाता है ऑन पेपर मिलती ज्यादातर राइस और व्हीट पे है ना। तो कहा जा रहा है कि हम क्या उससे क्या होता है कि इंसान, किसान जो होता है फिर राइस और व्हीट को ही उगाता है कि हमें इस पे एमएसपी मिल रही है तो हम वही उगाएंगे। तो हमें क्या करना है, क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना है, ताकि और चीजों पे एमएसपी मिलती सब पे, और एमएसपी ज्यादा मिलती है राइस और व्हीट पे, तो किसान कहेगा कि हमें वही उगाएंगे जिसपे ज्यादा मिलेगी, बाकी चीज छोड़ देता है। तो हमें क्या करना है, हमें बाकी चीजों पे भी हायर एमएसपी प्रोवाइड कराना है ताकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो सके। तो ड्यू टू एमएसपी पॉलिसीज फार्मर्स मोस्टली ग्रो शुगर केन, राइस एंड व्हीट
विच कॉजेज वाटर शॉर्टेज, क्योंकि ये सारी चीजें वाटर एफिशिएंट, हाँ वाटर वो करती हैं बहुत ज्यादा, हाँ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, और सप्लाई शॉर्टेज हो जाती है बाकी चीजों की, क्योंकि अगर आप यही 3 चीज कर रहे हैं, मेज आप नहीं उगा रहे हैं और मेज की डिमांड है मार्केट में पर मेज है ही नहीं, बाकी यही 3 चीजें उग रही तो बाकी चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी। तो इसको क्या किया, टू इनकरेज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन गवर्नमेंट गिव एमएसपी एट मोर देन 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये तो पता ही है कि जो भी कॉस्ट प्राइस आपकी लगी उस पर 50% आपको ज्यादा मिलेगा बाकी चीजों के लिए भी। तो अब मस्टर्ड पे 100% मिल रहा है, मसूर पे 70+% मिल रहा है एमएसपी, मतलब जितनी अगर इस पे 100 रुपए आपकी लागत आई है तो 100 रुपए एमएसपी भी मिलेगा, तो 200 रुपए हो गया। ठीक, तो इस तरह सरकार बाकी चीजों पे भी एमएसपी दे रही है ज्यादा, ताकि उससे बेनिफिट्स क्या होंगे, एक तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन होगा, क्योंकि वाटर बच रहा है, बहुत सारी जो व्हीट राइस होती है उस पर फर्टिलाइजर वगैरह बहुत यूज होता है, वाटर बहुत यूज होता है, तो उससे ये कंजर्वेशन होगा। अगर बाकी चीजों पे मिलेगा एमएसपी, फार्मर की इनकम इंप्रूव होगी और सेल्फ सफिशिएंसी आएगी पल्सेस और ऑयल सीड्स पे। पल्सेस और ऑयल सीड्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर से बहुत ज्यादा, अगर हमें यहाँ पे एमएसपी अच्छी मिलेगी तो सर वो जो किसान है वो मोटिवेट होगा कि हम यहीं अपने इंडिया में ही उगाएंगे, हमें क्यों इंपोर्ट करना है। तो सेल्फ सफिशिएंसी आएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा और फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ेगी हमारी। ठीक, क्योंकि न्यूट्रिशियस जो पल्सेस हैं ऑयल सीड्स हैं उसको उगाएंगे तो हमारी फूड सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। तो इसी के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम आया था 2013 में। किसकी सब स्कीम है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की ही सब स्कीम थी। ठीक है, और सीडीपी यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम का क्या था मोटिव, टू इंक्रीज राइस कल्टीवेशन इन ओरिजिनल ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स। ओरिजिनल ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स कौन कौन से थे, जो मिड 1960s से 1970s के बीच में जो फेज 1 हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश, इन सब में पहली बार जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। तो उसमें हमें राइस कल्टीवेशन बढ़ाना है, क्योंकि वहां मेनली व्हीट पे ज्यादा फोकस था ग्रीन रेवोल्यूशन का, और हमें टोबैको कल्टीवेशन को कम करना है, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात एटसेट्रा, बताइए टोबैको को कम करना है। और तीसरा, फार्मर्स को शिफ्ट करना है किधर, लेस वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप्स पे। ठीक, जैसे कि ऑयल सीड्स, पल्सेस, कोर्स सीरियल्स या कॉटन। ठीक, क्योंकि कॉटन ब्लैक सॉइल पे उगाई जाती है जो पानी रिटेन कर लेती है, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। तो ये हो गया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम का मोटिव। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में क्या बात हुई थी, क्रॉप डाइवर्सिटी जो है हम लोग फ्लोरिकल्चर से भी बढ़ा सकते हैं। फ्लोरिकल्चर एक सनराइज इंडस्ट्री है, फ्लोरिकल्चर मतलब कि हम क्रॉप्स के साथ फ्लावर्स को भी प्लांट कर रहे हैं। ठीक, इंटरक्रॉपिंग चल रही है 2 और मोर क्रॉप्स की, यानी कि एक क्रॉप का फूल लगा हुआ है, एक क्रॉप लगी हुई है, उसके साथ एक फ्लावर लगा हुआ है। सनराइज इंडस्ट्री है, मतलब उभरती हुई इंडस्ट्री है, इसमें प्रॉफिटेबल है बहुत ज्यादा। तो एग्जाम्पल कैसे कि अगर हम राइस के साथ फ्लावर लगाएंगे तो उससे फायदा क्या होगा, एक तो इनकम बढ़ेगी मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स की। ठीक, और दूसरा एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो बाहर की कंट्रीज हैं, यूएस, नीदरलैंड्स, यूएई, यूके, कनाडा, मलेशिया वगैरह, वहां पे इन चीजों की बहुत डिमांड है फ्लावर्स वगैरह की, तो वो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा। ठीक, तो इनकम भी बढ़ी, एक्सपोर्ट भी बढ़ा, अगर हम इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं फ्लोरिकल्चर के साथ। वैसे हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, राइस के साथ सोयाबीन लगाते हैं, राइस बेल पेपर, राइस फॉडर मेज, राइस काउपी, राइस रेडिश, इसकी जगह फ्लोरिकल्चर पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे 2025 24-25, इसके पहले वाला, क्रॉप डाइवर्सिटी के जो टॉप परफॉर्मर्स कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश ज्वार में, मध्य प्रदेश मूंग में, और तमिलनाडु मेज में। ये एग्जाम्पल आपको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। एमएसपी, अब कॉटन की बारी आई। कॉटन था कि नहीं हम लोग का, कौन सी क्रॉप है कॉटन, बताइए। एमएसपी जो जो कॉटन है वो कौन सी क्रॉप है, कॉटन कौन सी क्रॉप है, गुड, खरीफ क्रॉप है। परचेज कौन करता है कॉटन को, सीसीआई यानी कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये रजिस्टर्ड है कहाँ, कंपनीज एक्ट में 1970 में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था। ठीक, सीसीआई क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है किसके अंडर में, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंडर में है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंडर में है, कॉटन से कपड़े हम लोग बनाते हैं, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। फंक्शन क्या है इसका, परचेज कॉटन एट एमएसपी
व्हेन मार्केट प्राइसेस फॉल बिलो एमएसपी। ठीक, समझ में आ गया? देखिए एमएसपी में अगर एमएसपी अगर 500 रुपए है किसी चीज की, अगर कॉटन की 1 kg कॉटन का एमएसपी सरकार ने 500 फिक्स किया और मार्केट में 800 मिल रहा है, तो किसान तो वहीं 800 पे बेचेगा। लेकिन बाई चांस ऐसा हो कि 500 से कम पे चला गया मार्केट प्राइस 300, तब जाके ये सीसीआई अंदर आएगा, कहेगा कि हम एमएसपी पे आपसे कॉटन लेने को तैयार है। ठीक, प्लस बाय तो करता है, और ये तब भी बाय करता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, मतलब ये कोई लिमिट नहीं कि हम आपसे इतना ही लेंगे, जितना भी उतना सब कुछ खरीद सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती, विदाउट एनी क्वांटिटेटिव लिमिट्स। ठीक, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेलापुर, नवी मुंबई में। ठीक है, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक, अब जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो प्रोक्योर करता है एमएसपी पे, जो हम लोग को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे जो फ्री में पीएम गरीब कल्याण योजना, हाँ, वो मिलता है, तो वो कौन प्रोक्योर करता है? एफसीआई। एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्मॉल फार्मर्स एग्रो कंजोर्शियम, ये सारे लोग परचेज द एंटायर क्वांटिटी ऑफर्ड बाय द फार्मर्स एट एमएसपी। इसको ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट भी कहते हैं, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और ये 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, तो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट का क्या मतलब है कि ये सारी बॉडीज जितनी भी हैं, ये जितना भी ऑफर कर रहे हैं किसान एमएसपी पे खरीद लेती हैं, कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है, ये सब खरीद लेंगी। ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है, और ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की स्कीम है। ठीक है, from FCI's point of view, the economic cost of food grains is MSP paid to farmers. Okay, ठीक है, जब एफसीआई अगर जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जब वो प्रोक्योर करता है, तो उसके हिसाब से जो फूड ग्रेन्स की वो लागत लगती है, वो क्या होती है? एक तो एमएसपी जो उसने पे किया फार्मर्स को, ठीक, एफसीआई का क्या लागत लगी? उसने प्रोक्योर किया सब फार्मर से जो भी उसके फूड ग्रेन्स थे, तो उसकी लागत में क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो उसने एमएसपी पे किया एफसीआई ने, ठीक, उसके बाद बोनस पे किया फार्मर्स को, तीसरा प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल्स थे, और कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो पीडीएस पे, जो पीडीएस शॉप्स होती हैं, उस पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करता है जो भी वो प्रोक्योर करता है फार्मर से, तो उसकी भी कॉस्ट होती है। ये सारी चीजें होती हैं जब एफसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि फूड ग्रेन्स की क्या कॉस्ट होती है। जो पीडीएस सिस्टम पे ये आपको 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो सामान मिलता है, तो वो तो एफसीआई दे रहा है सब्सिडाइज रेट पे, लेकिन सरकार को तो पे करना पड़ेगा ना एफसीआई को, तो वो कैसे कॉस्ट पे कैलकुलेट करेगा कि हमें एफसीआई को कितना देना है? तो ये सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं कि आपने एमएसपी में कितना दिया सरकार को, आपने बोनस कितना दिया, आपने प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल्स कितने उसमें यूज हुए, और कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको मिला के एफसीआई की लागत आती है। ठीक, ये क्वेश्चन आया था कि चारों ऑप्शन दे दिए थे, गए थे कि इसमें प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल भी आता है कि नहीं एमएसपी जोड़ने के लिए, ये एफसीआई की तरफ से हम बता रहे हैं। समझ में आ गया? एमएसपी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? डिस्ट्रेस सेल प्रिवेंट करता है, मतलब अगर एमएसपी अगर 1000 रुपए किलो सेट है, ठीक, अगर एमएसपी ना होता, ये है कि आपको इतना तो मिलेगा ही, अगर आपको इससे कम में कोई बेच रहा है तो आप हमारे पास आइएगा, हम आपसे इतना ले लेंगे। पहले जब एमएसपी नहीं था, तो अगर 800 रुपए में मार्केट में कार्टेलाइजेशन बन गया कि हम 800 से ज्यादा तो आपको नहीं देंगे पैसे, तो डिस्ट्रेसफुली फार्मर्स को बेचना पड़ता था कि भाई हम कहाँ जाएंगे, हमें 800 में ही बेचो फिर, क्योंकि सामान खराब हो रहा है मेरा। अब 1000 रुपए एमएसपी है, तो कहेगा ठीक है, हम तो आपको नहीं बेचेंगे, हमें तो एमएसपी मिल ही रही है 1000 रुपए, तो ये डिस्ट्रेस सेल प्रिवेंट करता है एमएसपी। दूसरा, गवर्नमेंट अनाउंसेस एमएसपी बिफोर सोइंग सीजन, तो उससे क्या होता है, एडवांस इंफॉर्मेशन मिली रहती है फार्मर्स को कि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले। अगर सरकार ने 23 चीजों पे एमएसपी देता है, उसने बोल दिया कि हम इसमें आपको इतना एमएसपी देंगे, इसको आपको इतना देंगे, तो हो सकता है वो फार्मर कहे कि हमें इसमें एमएसपी तो इस बार ज्यादा मिल नहीं रही है, तो हम ये नहीं ग्रो करेंगे, हम कुछ और ग्रो कर ले रहे हैं, तो उसको एडवांस में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तीसरा, एमएसपी सेंड्स प्राइस सिग्नल टू मार्केट, मार्केट को भी सिग्नल मिल जाता है कि अगर हमने इतने से कम में बेचा तो फिर फार्मर्स हमारे पास बेचेंगे ही नहीं, तो वो अपना मार्केट प्राइस भी उसी हिसाब से सेट करते हैं कि आसपास ही रहे एमएसपी, क्योंकि उनको भी तो जरूरत है, वो भी तो बेचेंगे कहीं जाके। ठीक, एक और चीज, एमएसपी डज नॉट गारंटी दैट मार्केट प्राइसेस विल ऑलवेज बी हायर देन एमएसपी।
ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि एमएसपी जो है मार्केट प्राइसेज़ जो हैं वो हमेशा एमएसपी से ज़्यादा ही रहें, उससे कम भी हो सकता है, ठीक है? बट इंश्योर्स इट विल नॉट बी ड्रास्टिकली लोअर देन एमएसपी। लेकिन एमएसपी ये इंश्योर करता है कि मार्केट प्राइस एमएसपी से बहुत ज़्यादा नीचे ना हो। ठीक, एमएसपी के बेनिफिट्स देख लिए, अब एमएसपी की लिमिटेशंस देखते हैं। एमएसपी लिमिटेशंस क्या हैं? जो एफसीआई या नाफेड है, ठीक? जो प्रोक्योर करता है किसानों से एमएसपी पे, वो कन्फाइंड कहाँ है? बिग टाउन्स या डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स पे। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनका कम प्रोड्यूस है, जो इतनी दूर नहीं जा सकते अपना सामान बेचने, वो वहाँ पे वो एमएसपी पे बेच ही ना पाएँ, ठीक? दूसरा, प्रोक्योरमेंट यूजुअली कन्फाइंड टू व्हीट एंड राइस, ठीक? Not usually done for pulses, oil seeds, etc. Farmers demanding MSP legal right. तो कभी-कभी यही होता है कि जो व्हीट और राइस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उस पे एमएसपी ज़्यादा मिलती है, पल्सेस ऑयल सीड्स को इग्नोर कर दिया जाता है। इसी वजह से एमएसपी को लीगल राइट की मांग चल रही है। जो भी फार्म लॉस का जो रिपील हुआ है अभी, वहाँ पे भी ये हो रहा था कि एमएसपी को अब लीगल राइट बना दीजिए हमारी, तो देना ही देना पड़ेगा फिर, ठीक? एमएसपी नॉट अनाउंस्ड फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये इम्पोर्टेंट है। इन लोगों के लिए एमएसपी वो नहीं अनाउंस होता है, जबकि मांग बहुत ज़्यादा होती है। पेरिशेबल ये गुड्स होते हैं, अगर आप समय पे नहीं बेच पाए, तो खराब हो जाएगा, पूरी फसल बर्बाद, ठीक है? तो ये हो गए एमएसपी के लिमिटेशंस। पीएम आशा फिक्स जो एमएसपी की लिमिटेशंस है उसको फिक्स करने के लिए क्या है स्कीम? पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। कौन लाया था? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री लाई थी 2018 सितंबर में, और ये 100% यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसे कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो हमें प्राइस सपोर्ट, बस इतना ही पढ़ लीजिए कि 3 कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के, कि प्राइस सपोर्ट स्कीम हमें लानी है, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम करना है, मतलब अगर प्राइस कम है तो वो सरकार उतना भर देती है, और प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिस्ट स्कीम, बस इतना ही है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये एमएसपी के लिए है, पीएम आशा, एमएसपी की जो लिमिटेशंस है उसको ओवरकम करने के लिए। और इसमें आगे होगा नहीं लगता, हाँ। जो एफसीआई और पीडीएस, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, 1964-65 में एफसीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। क्या है ये? एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं है, किसके अंडर में है? कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आता है एफसीआई, ठीक? एफसीआई करता क्या है? फूड ग्रेन्स जो है उसको एमएसपी पे प्रोक्योर करता है, पीडीएस सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता है लोगों को, और बफर स्टॉक मेंटेन रखने का काम करता है, ठीक? स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ स्कीम्स आई थी, किसान रेल और किसान कृषि उड़ान, रेलवेज और उड़ान से दोनों चीजें ये आई थी 2020 में कोरोना के टाइम पे, ठीक है? तो बस इसके